अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, इस टॉपिक का नाम है कंपेयरिंग आइडेंटिटीज़ इन पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड एंड पोस्ट कलोनियल लिटरेचर। और इस टॉपिक का नाम ये भी है कंपेरेटिव आइडेंटिटीज़ इन द पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड। टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर जब हेडिंग दी हुई है कंपेयरिंग आइडेंटिटीज़ इन पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड एंड पोस्ट कलोनियल लिटरेचर, मैंने 3 वर्ड्स को बोल्ड करके लिखा हुआ है। फर्स्ट वर्ड आइडेंटिटीज़, सेकंड है पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड और थर्ड वन है पोस्ट कलोनियल लिटरेचर्स। ये है कि हम लोग के बारे में पढ़ना है, पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के बारे में पढ़ना है और आइडेंटिटीज़ का कुछ ताल्लुक है उनके साथ। फर्स्ट में लिखा हुआ है कंपेयरिंग, यानी कि हम लोगों ने पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड और पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के अंदर जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको कंपेयर करना है इस टॉपिक के अंदर। और इसीलिए हम लोग को पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड का और लिटरेचर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड की। पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड जो है ना, ये ऐसा वर्ड है जो कि डीकोलोनाइजेशन के बाद आया, जो कि कलोनियल रूल था। ठीक है, कॉलोनाइज़र अपनी हुकूमत कायम करके बैठे थे कॉलोनाइज्ड के ऊपर। कॉलोनाइज़र कौन है? हुकूमत कायम करने वाले। कॉलोनाइज्ड कौन है? जिनके ऊपर हुकूमत कायम की जा रही है। ठीक है, अब कलोनियल रूल चल रहा है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, कॉलोनाइज़र ने कॉलोनाइज करके रखा हुआ है दूसरे लोगों को। और बाद में क्या हुआ है, ये जो सप्रेशन थी, ऑपरेशन थी, सब्जुगेशन थी, जब ये ख़त्म हो गई, ठीक है, जब ये ख़त्म हो गई और जितने कॉलोनाइज थे वो इंडिपेंडेंस उन्होंने हासिल कर ली, वो कलोनियल रूल से फ्री हो गए, तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं पोस्ट कलोनियल रूल। ठीक है, सॉरी, पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया जब कलोनियलिज्म से फ्री हुई ना, तो वो वर्ल्ड स्टार्ट हो गया एक नया, और उस वर्ल्ड को हम कहते हैं पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड। अब जो वर्ड पोस्ट है ना, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो वर्ड पोस्ट है ना, उसका मतलब होता है आफ्टर। और अगर हम कहते हैं ना पोस्ट कलोनियल, तो इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर कलोनियलिज्म। अब जब मैंने बात कर ली पोस्ट कलोनियल की, यानी कि आफ्टर कलोनियलिज्म, तो यहाँ से एक और वर्ड सामने आ गया कलोनियलिज्म का। ठीक है, हम पहले पोस्ट कलोनियलिज्म को पढ़े थे ना, अब हमने पढ़ना कलोनियलिज्म, कि कलोनियलिज्म वर्ल्ड कैसा वर्ल्ड है। कलोनियलिज्म वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे हर तरफ, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कलोनियल रूल कायम था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइटमैन का कहना था कि वाइटमैन कौन है? वेस्टर्न यूरोप वाले, जिन्होंने अपनी हुकूमत कायम की हुई है, कलोनियल रूल किया हुआ है। उनके मुताबिक कहते थे वो कि ना, वो लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड है। ठीक है, और उनकी ड्यूटी क्या है कि जो जितनी भी अनसिविलाइज नेशन है उनको सिविलाइज करना। ठीक है, और कहते थे दे आर हेयर टू सिविलाइज द अनसिविलाइज नेशन, जिसको उन्होंने वाइटमैन थ्योरी ऑफ बर्डन का नाम दिया था। जिसका मतलब क्या था कि जितने भी ब्लैक्स हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, प्रिविलेज्ड हैं। ठीक है, और ये वाइटमैन की ड्यूटी है कि उनको सिविलाइज करें। लेकिन इन रियलिटी क्या हुआ, वाइटमैन एक्चुअली ये थ्योरी परफॉर्म करने में फेल हो गए। इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन उन्होंने यह कर दिया, उन्होंने उनको लूटना शुरू कर दिया ब्लैक्स को। ठीक है, उन्होंने ब्लैक्स को बर्डनाइज करना शुरू कर दिया, ओप्रेस करना शुरू कर दिया, और उनके जितने भी कहते नहीं इनकम के सोर्सेज थे, वो सब कुछ लेके अपने मुल्क रवाना हो गए। अब ये तो मैंने बता दिया आपको एक एस्पेक्ट वाइटमैन थ्योरी ऑफ बर्डन का, लेकिन साथ ही साथ जो है ना, इसके दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो है ब्लैक्स का व्यू। क्योंकि वाइट ने तो कह दिया कि उनका पर्पस है सिविलाइज करना अनसिविलाइज नेशन को। ऑन द अदर हैंड ब्लैक ने क्या बताया? ब्लैक ने कहा कि जो ये कलोनियलिज्म है ना, ये सिविलाइजेशन की प्रैक्टिस करने की थ्योरी नहीं है। ये तो इन रियलिटी में यूरोपियन ने रेप कर दिया उनके कल्चर का। ठीक है, उनसे उनके कल्चर छीन लिया, उनसे उनकी लैंग्वेज छीन ली, उनसे उनकी आइडेंटिटी छीन ली। ठीक है, और उनको तो समझ नहीं आ रहा कि ये इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन आकर उनके ऊपर इतनी ब्रुटलिटी कायम करके चले गए हैं। ठीक हो गया, तो ये सेकंड व्यू है, यानी कि एक व्यू वो हो गया जो वेस्ट ने दिखाया, और एक व्यू वो हो गया जो कि पोस्ट कलोनियल राइटर ने अपनी राइटिंग के थ्रू पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड का दिखाया। ठीक हो गया। अब जब ये सारी सप्रेशन ऑपरेशन चल रही थी, सब्जुकेशन चल रही थी, तो उस टाइम पे पता क्या हुआ? उस टाइम पे ना रेजिस्टेंस शुरू कर दी कॉलोनाइज्ड ने। जब कॉलोनाइज ने रेजिस्टेंस शो की ना, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो गया, जितने कलोनियल पावर थी ना, वो वापस चले गई। और लेकिन वो वापस तो गई हैं,
जाते जाते अपने तोहफे छोड़ गई हैं, अपने गिफ्ट्स छोड़ गई हैं। उनमें से एक नेगेटिव गिफ्ट्स जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था वो क्या था, आइडेंटिटी क्राइसिस का। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस के अलावा बहुत ज़्यादा इश्यूज थे जो छोड़ के गई हैं, जैसे कि इम्पीरियलिज्म का, कैपिटलिज्म का, मार्क्सिज्म का। लेकिन सबसे बड़ा जो गिफ्ट था, नेगेटिव सेंस में गिफ्ट बोल रही हूँ, तंजिया वे में, वो क्या था, आइडेंटिटी क्राइसिस का। क्योंकि अब क्या हुआ, आइडेंटिटी क्राइसिस का मैंने बताया ना आपको, अब हुआ ये था कि अपेरेंटली तो चले गए थे कलोनाइजर वहाँ से, ठीक है, अपना कलोनियलिज्म साथ लेकर, लेकिन इन रियलिटी में क्या हुआ, वो अपना इम्पैक्ट छोड़ गए। रियलिटी में तो वो चले गए हैं, लेकिन इन रियलिटी अपेरेंटली वो चले गए हैं वापस, जो कलोनियल रूल था वापस चला गया, लेकिन इन रियलिटी वो उनके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, और इन रियलिटी जो कलोनियल रूल है वो स्टिल प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म। ठीक है, मेंटल कंट्रोल कर रहे हैं वो, किसको, जितने भी कॉलोनाइज नेशन थे ना, वंस कॉलोनाइज नेशन, उनको मेंटली कंट्रोल कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अपेरेंटली फ्री फ्रॉम कॉलोनियलिज्म, इनवर्डली कॉलोनियल रूल इज स्टिल प्रेजेंट। अब जो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड है ना, उसके अंदर जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने पड़े। वहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहा फिक्सिटी का, ठीक है, और जो लोग थे वो डायस्पोरिक होने लग पड़े, और ये सिचुएशन स्टिल प्रेजेंट है आपके टाइम में भी। और फिर इस पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया, उस लिटरेचर को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का नाम दिया गया। इसको लिटरेचर ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट राइटर ने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की हैं। जैसा कि एक फेमस टेक्निक एब्रोगेशन की है, जिसमें टोटल रिजेक्शन कर दी गई है इंग्लिश लैंग्वेज की। आप देख सकते हैं द स्ट्रेंजर, एल्बर्ट कैम्यू ने लिखा है, वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया। चाहता तो इंग्लिश में लिख सकता था, लेकिन उसने इंग्लिश में नहीं लिखा, वो फ्रेंच में लिखा। क्यों? उसने रेजिस्टेंस शो की है कलोनियलिज्म की तरफ, उसने अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे के अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा। ठीक हो गया। और साथ ही साथ अप्रोप्रिएशन की एक टेक्निक इस्तेमाल कर दी गई, जिसके अंदर टू किल द मास्टर विद द मास्टर टूल की टेक्निक को यूज़ करके चिनुआ ने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा, और उसने रिस्पॉन्स किया हार्ट ऑफ डार्कनेस को। ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट लिख के उसने बताया कि हमारे पास हमारा कल्चर था, हमारे पास हमारी लैंग्वेज थी, नॉर्म्स थी, सब कुछ था। ठीक है, हम सिविलाइज थे, तुम वो जिसने हम लोगों को डिस्ट्रॉय किया इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन। हम लोग ऑलरेडी सिविलाइज थे, तुम लोगों ने हमारी आके हमारी हमसे कल्चर छीन लिया, लैंग्वेज छीन लिया, हम लोग को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। ठीक है, तो ये इसने अप्रोप्रिएशन की टेक्निक यूज़ की। क्या किया इसने इंग्लिश के लैंग्वेज को ही यूज़ किया, लेकिन उसके रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ दिया था। और अगर हम थेरिस्ट की बात करें तो एडवर्ड सईद, भाभा, फैनन, स्पिवक, इनके नेम बहुत ज़्यादा फेमस है इसके अंदर, पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड के अंदर। एडवर्ड सईद ने ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट दिया, ओरिएंटलिज्म की बात की। भाभा ने भी आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की, डायस्पोरा की बात की, ठीक है, एम्बिवेलेंट की बात की, बहुत से कॉन्सेप्ट्स दिए इसने। फैनन की बात करें तो इसने ब्लैक का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इसने नेग्रिट्यूड की थ्योरी दी, नेग्रिट्यूड की बात की, इसने बताया कि ब्लैक को किस तरह मार्जिनलाइज किया जाता है सोसाइटी के अंदर। स्पिवक की बात करें तो इसने फेमिनिज्म की बात की कि विमेन आर बेसिकली डबली मार्जिनलाइज इन शेडो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा पोस्ट कलोनियल का वर्ल्ड है ना, उसका कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है कि पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड है क्या, ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे जो कलोनियलिज्म थे वो चले गए और जाने के बाद अपना इम्पैक्ट छोड़ गए। और पोस्ट कलोनियल लिटरेचर ऐसा लिटरेचर है जो कि उस टाइम पीरियड पे प्रोड्यूस हुआ, जो कि कलोनियलिज्म के जाने के बाद शुरू हुआ था, जिसके अंदर इन्होंने अपना एग्रेशन शो किया। राइटर्स ने इन्होंने अपनी आइडेंटिटी की बात की, आइडेंटिटी क्राइसिस के थीम इनके डोमिनेंट थीम है। जैसा कि आप देख सकते हैं बिलवेड, ठीक है, टोनी मॉरिसन का नॉवल है बिलवेड। आप शर्मन एलेक्सी को देख सकते हैं जो कि नेटिव अमेरिकन है। आप रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी राइटर है। पेप्सी सिद्धवा पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इन सब के राइटर के अंदर आपको एक थीम कॉमन ज़रूर नज़र आएगा, और वो थीम कौन सा है? आइडेंटिटी क्राइसिस का। कि सब कंफ्यूज हैं कि उनकी एक्चुअली में आइडेंटिटी है क्या। ये तो हो गई हमारी इस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुसान बेसनेट के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को, क्योंकि सुसान बेसनेट के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सुसान बेसनेट ने जो राइटर बुक की, उन्होंने ना अपनी बुक के अंदर बताया है कि जब कोलंबस की डिस्कवरी हुई थी ना 15th सेंचुरी में, जिसने बहुत ज़्यादा ओरिएंट रूट निकाल लिए थे, जो अल्टरनेटिव ओरिएंट रूट थे, तो कहते हैं उसके अंदर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लमेटिक मिथ्स भी क्रिएट हो गई थी।
बहुत से फंडामेंटल क्वेश्चंस थे ना वो रेज होना शुरू हो गए थे, कल्चर के अबाउट, आइडेंटिटी के अबाउट। फिर ना हमारे पास एक बंदा आता है ह्यूम, ठीक है, मैं इसका यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था और इसने ना कहा कि जितनी भी स्कॉलरली जजमेंट्स होती हैं ना जो क्लेम करती हैं कि हिस्टोरिकल और साइंटिफिक एक्यूरेसी जो है ना एक इलेबोरेशन है एथनिक स्टीरियोटाइप्स का, उसने कहा बेसिकली ये क्या है, ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि लैंग्वेज ऑफ सिवेजरी है, ठीक है, और जो सिवेज है वो क्लियरली आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ सिविलाइजेशन दिखाया गया है इसके अंदर। ये बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे रेफ़र कर रहा है यूरोपियन की इन्वेस्टिगेशन इनटू नॉन यूरोपियन कल्चर्स, ठीक है। तो कहता है मुझे जितनी भी जो लैंग्वेज ऑफ सिवेजरी है ना और द सिवेज इज़ क्लियरली आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ सिविलाइजेशन, ये उनकी बात करता है। फिर आ जाते हैं हमारे पास पुर्तगीज़। जो अर्ली पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर्स थे ना, उन्होंने जिनका अमेरिका से सामना हुआ था वो बहुत मोटिवेट हुए थे इकोनॉमिकल गोल्स से और जो गुलाम है उनकी बढ़ती हुई तादाद से। तो अपनी जो है ना अपनी जो सिटी है, अपना जो एरिया है उसको बढ़ाने के लिए भी ना वो वहाँ पे सेटल हो गए थे। इसके बाद एक वर्क आया था, उस वर्क का नाम है मिथ्स ऑफ द सीक्रेट हार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब ये जो काम था ना जब ये आया, जब ये फिक्शन अपेयर्ड हुआ था, इसने क्या शो किया था, इसने अफ्रीका को एज अ प्लेस ऑफ डार्कनेस शो किया, फेयर शो किया, स्पिरिट वर्शिप शो किया। जैसा कि हम लोग कॉनरेड की हार्ट ऑफ डार्कनेस में देख सकते हैं कि उसने दिखाया अफ्रीका को कैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस, सेंटर दिखाया अनसिविलाइज्ड पीपल का, कि वो लोग जिनको खाना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता और इवन के एक्ट करना भी नहीं आता, कुछ भी करना नहीं आता, ठीक है, हर लिहाज से उसने अनसिविलाइज दिखाया था। ये कब हुआ था, मिथ्स ऑफ सीक्रेट्स हार्ट ऑफ अफ्रीका के आने के बाद हुआ था। फिर हमारे पास एक बंदी आ जाती हैं, एक बंदा आ जाता है सोयनका उसका नाम है, ठीक है। ये नाइजेरियन प्ले राइट हैं बेसिकली और ये प्रोफेसर भी हैं कंपैरेटिव लिटरेचर के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। इन्होंने नोट किया कि जो अफ्रीकन कल्चर है ना और लिटरेचर है इसको बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज किया गया है, ठीक है। जैसे कि नेटिव अमेरिकन का कल्चर था ना उसी तरह इसको भी बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज किया गया है। फिर इनका कहना था कि जब 1990s में पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ और अफ्रीकन स्टडीज़ बनाई गई ना, तो इसने ना समवट कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी के मेथड को यूज़ करते हुए ना जो गैप था ना उसको कहीं ना कहीं रिमूव किया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एम्यूटा, जिनका कहना है कि स्टिल यहाँ पे ना क्राइसिस है अफ्रीकन स्टडीज़ के अंदर, ठीक है। तो कहता है देयर इज स्टिल अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन करंट अफ्रीकन स्टडीज़ विच इज़ रिलेटेड टू द लैक ऑफ डेफिनेशन. To the Western mind, it was and has remained a product of the heart of the darkness, while to the West-educated African, it is reflection of degradation and exploitation. तो वही बात कि कहते स्टिल अब तक जितने भी वेस्ट हैं उनके लिए जो अफ्रीका है स्टिल क्या है, द हार्ट ऑफ डार्कनेस ही है। लेकिन जितने वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन है ना उनके लिए स्टिल ये एक्सप्लॉयटेशन का ही सबब है। फिर हमारे पास आ जाते हैं निगुगी व थ्योंग, जिनका कहना है कि कंटिन्यूइंग टू टीच द इंग्लिश ट्रेडिशन, अफ्रीका वाज टर्न्ड इनटू एन एक्सटेंशन ऑफ द वेस्ट। कि अफ्रीका भी जो है ना वो कहाँ टर्न हो चुका हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ द वेस्ट। आगे गोडमेर हमारे पास आ जाते हैं, जिनका कहना है कि जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका को चाहिए कि वो वर्ल्ड को अफ्रीका की अपनी आइज से देखे। मतलब क्या है कि वेस्टर्न कैनन छोड़ दे, सिर्फ अपना कैनन इस्तेमाल करे, ठीक है। टू बी एन अफ्रीकन एंड नॉट टू लुक एट इट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, कि वेस्टर्न नहीं बनना, वेस्टर्न लुक नहीं रखना, आपने अफ्रीकन के लुक से देखना है और अफ्रीकन व्यू ही रखना है। और जो ये प्रपोजल था कम्प्लीटली कंट्रास्ट था ओल्ड यूरोसेंट्रिक मॉडल से। यूरोसेंट्रिक का मॉडल क्या था, यूरोप सेंटर है, यूरोप सुपीरियर है, यूरोप ही सब कुछ है। आपने अगर टेक्स्ट को भी कंपैरिजन करना है ना तो यूरोप के टेक्स्ट को सबसे सुपीरियर रखें। अगर आपका जो टेक्स्ट उससे मिलता जुलता हुआ तो मतलब बेस्ट है, अगर नहीं मिलता जुलता हुआ तो आपका टेक्स्ट बेस्ट नहीं है। लेकिन इनका ये कहना था यूरोसेंट्रिक वालों का कि सिर्फ और सिर्फ यूरोप का टेक्स्ट ही सुपीरियर, तो यूरोप ही सुपीरियर है। और कहता जो ब्लैक्स है ना उनके टेक्स्ट को हम लोग वाइट के टेक्स्ट साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों? कहता यहाँ पे एक अनब्रिजेबल डिफरेंस है दोनों के टेक्स्ट के अंदर।
ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कहता है जो ब्लैक का टेक्स्ट है वो तो उनको तो लिखना भी नहीं आता, तो हम कैसे वाइट के साथ टेक्स्ट के साथ उनको कंपेयर कर लें। फिर इस बेस के ऊपर अफ्रीकन की तरफ से कलोनियलिस्ट क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ था, जिस तरह के आप देख सकते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनुआ एचबी का, वो भी एक कलोनियलिस्ट क्रिटिसिज्म ही है। ठीक है, और इससे क्या हुआ, हेटेड डिबेट शुरू हो गई अमंग अफ्रीकन क्रिटिक्स, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया सिर्फ और सिर्फ जो अफ्रीकन है ना वो ही अफ्रीकन स्टडी और अफ्रीकन लिटरेचर को पढ़ सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो इनका कल्चर है, ठीक है, इनका जो लिटरेचर है, कोई भी दूसरा बंदा ना पढ़े। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग कह सकते हैं कि दो डिस्टिंग्विश एक्सट्रीम्स निकलती हैं। एक क्या है, यूरोप दैट रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज अफ्रीकन लिटरेचर, और दूसरी अफ्रीकन दैट रिफ्यूट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। दोनों की तरफ से एग्रेशन, और वी कैन से दैट एक की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन तो दूसरी की तरफ से एग्रेशन, यानी कि रिस्पॉन्स दिया गया इसने अपने इस एक्सप्लॉयटेशन का। फिर आशक्रॉफ्ट था जो उनका कहना था कि जितने भी ये दोनों लिटरेरी थियरिस्ट हैं ना और कल्चरल हिस्टोरियंस हैं, ये ना एक दूसरे के लिटरेचर को ना क्रॉस कल्चरली रिकॉग्नाइज करने लग पड़े हैं, जैसा कि थीम्स ऑफ बिलोंगिंग, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, कहते हैं दोनों कॉमन है किन के दरमियान में, जितने भी पोस्ट कॉलोनियल कल्चर्स के राइटर हैं ना उनके दरमियान के अंदर। तो कहता है अलॉन्ग विद द रिजेक्शन ऑफ द कैनन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर कम्स टू a rejection of the language by post-colonial societies. As a result, a European reader will encounter an unfamiliar lexicon and syntax in contrast to the reader who shares an understanding of them. फिर इसके बाद जो है ना बात कर दी गई है डार्क एजेस की। ऐसी एजेस जहाँ पे डार्कनेस थी, अनार्की थी, वहाँ पे क्या हुआ, सिविलाइजेशन होना शुरू हो गई उन हिस्सों में जहाँ पे यूरोप था, जो यूरोप के साथ कनेक्टेड थे उन पार्ट्स के अंदर, इन व्हाट इज़ नाउ द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। उसी मिडल एजेस को फॉलो करते हुए रेनेसां शुरू हो गया, और फिर क्या हुआ, यूरोपियन कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रीबर्थ हो गई। जनरली हम कह सकते हैं कि 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक जो रेनेसां था उसने रीडिस्कवरी प्रमोट की, क्लासिकल फिलोसफी की, लिटरेचर की और आर्ट की। और ये जो पीरियड है इसको हम लोग ऐसे भी परसीव कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्थेटिक रिचनेस का पीरियड था। लेकिन साथ ही साथ जो ये पीरियड था ना, इस पीरियड के अंदर पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटॉलरेंस भी आ गई थी, और इसी एज से जो है कलोनियलिज्म भी होना शुरू हो गई थी। इस रेनेसां टाइम पीरियड पे जो है ना अरब वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उसने यूरोप की डेवलपमेंट के अंदर बड़ा रोल अदा किया। लेकिन जब कोलंबस ने अपनी एक डिस्कवरी कर दी, उसके बाद जो अरब थे उनको इग्नोर कर दिया गया, और रिएक्शन जो था ना हेजेमनी के अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया गया था ऑफ कलोनियलिज्म का। ठीक है, जिसने क्या बताया गया, अब इंडिया था, अफ्रीकन थे, लैटिन अमेरिकन के कंपैरेटिव्स थे, ये इकट्ठे हो गए और इन्होंने ना इनकार कर दिया कि जो यूरोपियन का मॉडल है ना पीरियडाइजेशन का, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले, कल्चरल पीरियडाइजेशन का। ये क्या था, ये ऐसा प्रोसेस और स्टडी थी जिसको हम लोग कैटेगराइज करते थे द पास्ट इनटू डिस्क्रीट क्वांटिफाइड नेम ब्लॉक ऑफ टाइम, जिसके अंदर हम लोग ना स्टडी करते थे, एनालाइज करते थे हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए कि करंट टाइम पीरियड और हिस्टोरिकल जो प्रोसेस गुजरा है ना उसके अंदर क्या लिंक्ड है, उसके अंदर कौन से इवेंट सिमिलर थे। तो ये जो चीज़ थी ना, ये इसके अगेंस्ट क्या शो किया गया, रिएक्शन शो किया गया। किसने किया, इंडियंस, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंपैरेटिव्स ने। अब इसके बाद बताया गया कि जो शिकानोज है ना, ये मिक्स्ड रेशियल ओरिजिन्स है इसके अंदर, और यहाँ पे ड्यूअल लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, इंग्लिश और स्पेनिश दोनों। लेकिन 1950 से देयर हैज़ बीन अ ग्रोथ ऑफ लिटरेचर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैरिबियन एंड शिकानोज मल्टीलिंगुअल मिक्स्ड रेस सोसाइटीज़, जिन दोनों के अंदर हमारे पास कल्चरल और रेशियल हाइब्रिडाइजेशन दिखाई गई हुई है। ये देखते हुए कि यहाँ पे कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, कोई कॉमन इंसेस्ट्रल लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेसिस हैं, कल्चर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री है ना वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं है पोलराइजेशन की। तो
हम कह सकते हैं वी ऑलवेज हैव अ डाउट डबल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, डबल पर्सपेक्टिव हमारे पास। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ईदर ऑफ अ मास्टर हु हैज़ इंड्योर्ड टू सिविलाइज द सेविज और ऑफ अ नेटिव डिप्राइव्ड ऑफ हिज इनहेरिटेंस एंड फोर्स्ड इनटू स्लेवरी। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी हिस्टोरिकल प्रोसेस के अंदर हमारे पास प्लूरलिज्म आता है ना, उनकी कम्प्लेक्सिटीज़ को हम अंडरस्टैंड करें। फिर इसके बाद ना बात आ जाती है नेग्रीट्यूड के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर ब्लैक्स के बारे में बात की गई है, ब्लैक्स की आइडेंटिटी के बारे में बात की गई है। तो शुरू से ही ना ये डिबेट रही है अफ्रीकन और कैरिबियन स्कॉलर के दरमियान में अबाउट द आइडियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ नेग्रीट्यूड। नेग्रीट्यूड जो है ना, ये फ्रेमवर्क है क्रिटिक का और लिटरेरी थ्योरी का, जो कि अफ्रीकन डायस्पोरा पॉलिटिशियंस थे और फ्रैंकोफोन इंटेलेक्चुअल्स थे और राइटर्स थे, यानी कि जितने भी डायस्पोरा थे ना 1930s के दौरान, उन्होंने इसके बारे में बात की थी, उन्होंने इसको रेस किया था, कल्टीवेट किया था, किसके साथ, ब्लैक कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है, जो कि अफ्रीका के अंदर डायस्पोरा सिचुएशन चल रही थी ना ब्लैक कॉन्शियसनेस के लिए, उन्होंने इसके बारे में बात की नेग्रीट्यूड के लिए। नेग्रीट्यूड क्या है? नेग्रीट्यूड ऐसी थेरी है, ऐसी टेक्निक है जो कि ब्लैक्स के राइट के लिए बात करती है, ब्लैक्स की आइडेंटिटी के लिए बात करती है और ब्लैक्स कॉन्शियसनेस के बारे में बात करती है, जो कि फ्रांस फैनन ने अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ किया था इसको। फिर जो सेनेका था उसने इसकी जो इम्पोर्टेंस थी उसको रियलाइज़ किया और उसने कहा ट्रैप्ड इटसेल्फ इन एक्सेप्टिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लेस ब्लास्फेमीज ऑफ रेसिज्म। नेक्स्ट उसने कहा स्टेड विद इन अ प्री सेट सिस्टम ऑफ यूरोसेंट्रिक एनालिसिस। नेक्स्ट उसने कहा ट्राई टू डिफाइन द अफ्रीकन कल्चर इन दोज यूरोसेंट्रिक एक्सटर्नलाइज्ड टर्म्स। So in short, we can say that a comparative study of themes would produce some interesting diversities at its focuses on the denied centers. The development of magical realism in Latin American fiction can be traced to be the multiple perception of reality involves coming to terms with history, showing the rest of the world what has happened along the way, exposing the full horrors of colonialism. क्या मैंने कहा? मेरी बात का मतलब ये था कि जो पहले मैंने सेनोका के व्यू के बारे में बात की और जो मैंने अब बात की, उन दोनों बातों को डिफ़ाइन करती हूँ। तो पहले बात कर रहे हैं हम लोग सेनोका की, जिसका कहना था कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अफ्रीका का जो विजन है बिल्कुल ठीक है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसका ये भी कहना था कि ऐसा कंपैरेटिव लिटरेचर जो कि यूरोपियन कल्चर के कैनन से स्टार्ट होता है ना, हाई कैनन से स्टार्ट होता है, वो ना वाज़िया रास्ते प्रोवाइड करता है आपको, जिसके साथ जो स्कॉलर्स होते हैं ना, वो जितने पहले से तयशुदा पीरियड्स होते हैं, जो लिटरेचर होता है, जो कन्वेंशन होते हैं लिटरेचर के ऊपर, वहाँ पे ना वो सेफली काम कर सकते हैं, इजीली अपना काम कर सकते हैं अगर वो यूरोपियन कलर के ऊपर चलें, ठीक है, ये इसका कहना था। और लेकिन उसके बाद मैंने जो दूसरी बात की ना, वो दूसरी बात क्या थी? वो ये थी कि अगर हम थीम्स के लिहाज से कंपैरेटिव स्टडीज़ करें ना, तो वो हम लोग को डाइवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि ये फोकस करती हैं डिनाइड सेंटर्स के ऊपर। और जो डेवलपमेंट थी ना मैजिकल रियलिज़म की, किसके अंदर? लैटिन अमेरिका के अंदर, ठीक है, वो भी हम लोग ना मल्टीपल परसेप्शन से ना उसकी जो रियलिटी है वो ट्रेस आउट कर सकते हैं। आपको पता होगा लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस कौन है रियलिज़म की बेस के ऊपर? जाहिर सी बात है, मार्क्वेस, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस, ठीक है। तो वो भी कौन था? वो भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर था। तो कहते हैं अगर हम उसकी परसेप्शन को, वहाँ से हम लोग रियलिटी की परसेप्शन को ट्रेस करें तो किस तरह हम लोग करेंगे? कहते हैं पहला व्यू निकलेगा हमारे सामने कमिंग टू टर्म्स विद हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिहाज से सामने आएगा हमारे। नेक्स्ट आएगा शोइंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हाट हैज़ हैपेंड अलोंग द वे, ठीक है। और थर्ड बात क्या आएगी? एक्सपोजिंग द फुल हॉरर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि जितने भी कॉलोनियलिज्म के टेरर था, हॉरर था, ब्रूटलिटी थी, वो सब कुछ एक्सपोज करेगा। फिर हम लोग एंड पे कह सकते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल कंपैरेटिव लिटरेचर जो है ना, वो टू वे थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। अ वॉइस ऑफ डिस्कवरी टूवर्ड सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्निशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, कंप्लिसिटी फॉर बोथ ब्लैक एंड वाइट, कॉलोनाइज्ड एंड कॉलोनाइजर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड की, कंपैरेटिव आइडेंटिटीज़ इन पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड, आपको टॉपिक समझ लग गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with your friends too. Your one share matters a lot. Please share this your friends with too. Thank you so much. Allah Hafiz.